जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज का जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हम कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस कोर्स में हमने क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी चीज़ें, ठीक है। किस रोड मैप को क्या प्रोसीजर होगा, किस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे इस सब्जेक्ट में, क्या क्या हमने करना है, किस तरह से हमने करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो आप लोगों के लिए जो मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है इसमें बेसिकली 4 फेजेस हैं। 4 फेजेस में सबसे पहले हम ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने स्टार्ट के सेमेस्टर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ चुके होंगे और फेज़ 2 में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद जो है हम इकोनोमेट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और आखिरी फेज में हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं तमाम इन हेडिंग्स का। सबसे पहले तो कोर्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि ये कोर्स किस चीज़ से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी है ये थोड़ा सा सब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपका स्टैट्स भी इसमें आ जाएगी, थोड़ी सी आपकी मैथ्स भी इसमें आ जाएगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसकी इस चैप्टर में इंक्लूड होंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको 4 फेजेस में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम फेज़ 1 को डिस्कस करते हैं। फेज़ 1 आपका आएगा इसमें जी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा जब आपने पहली दफ़ा पढ़ी होगी कि इसमें हम मोस्टली जो बात करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। फर्म्स के लेवल पे बात कर ली या इंडस्ट्रीज की लेवल पे बात कर ली, ठीक है। तो हम जो है इस पे थोड़े से छोटे पैमाने पर ही बात करते हैं। माइक्रो से ही आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि मतलब स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो में जब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है तो हम स्मॉल लेवल पे ही बात कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें आपने इसमें डिस्कस की होंगी अपने फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ी होंगी तो स्कार्सिटी की बात की होगी। स्कार्सिटी आपको याद होगा कि शॉर्टेज को बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। मोस्टली हम मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, पैसों के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि हमारे पास पैसे थोड़े होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमने जो है अपने डिसीजन मेकिंग वगैरह करनी होती है कि किस चीज़ को हम परचेज करें, किस चीज़ को ना करें। ये और चीज़ों की तरफ भी जा सकती है, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे पैसों के मुतालिक ही बात करते हैं, ठीक है। कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास यही प्रॉब्लम होती है कि हम जो है वो किसी चीज़ पे मतलब हमारे पास पैसे कम होते हैं, हमारे पास जैसे समझ लें कि इनकम जिस तरह से आपके घर की जो अखराजात वगैरह हैं, जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, उसको अगर आप ऊपर नीचे कर रहे होते हैं वो भी माइक्रो लेवल पर ही आ रही होती है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। लाइक आपकी इनकम जो है वो समझ लें कि $300 है, ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि आपके पास फिर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि आपको किसी चीज़ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी चीज़ पे आप जो है वो मतलब अपने देख रहे होते हैं कि हमारी किस चीज़ की वांट ज़्यादा है, किस चीज़ की नीड ज़्यादा है, हम उस हिसाब से फिर अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो बात मैंने आपको जिस तरह से पहले डिस्कस की है इंडिविजुअल लेवल पे बात होती है। हम लोग जो है अपने जो है इस तरह से अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमारे पास जो है वो इनकम जो है ज़्यादातर जो हमारे हाथ में पैसे हैं वो हम इस तरह से यूज़ करें कि हम अपने काम को बेहतर तरीके से चला सकें, ठीक हो गया। आपकी कोई भी इकोनॉमिक्स हो, फंडामेंटल्स जो हैं वो माइक्रो में ही आती है, ठीक है। आप स्टार्ट अगर कोई सी भी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो आप माइक्रो से ही समझ लें कि अपने आप को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब छोटे पैमाने से ही हमेशा बड़े पैमाने पे जाया जाता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर जो है वो माइक्रो को ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स जितनी भी इकोनॉमिक्स की आती हैं वो मोस्टली जो है वो माइक्रो से ही आती हैं। और जो है कोई भी चीज़ किसी भी इकोनॉमिक्स की आप बात करें, चाहे वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आ जाती है या मैक्रो आ जाती है या आपकी लेबर इकोनॉमिक्स आ जाती है या और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाती हैं, आप उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेंस से ही देखते हैं, ठीक है। चलें, ये आपका फेज़ 1 है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दिया है और थोड़ा सा रिकैप कराया है। इसके बाद हम फेज़ 2 में चले जाएंगे। माइक्रो पढ़ने के बाद हम मैक्रो को डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो से ही आप समझ गए होंगे कि हम मतलब बड़े पैमाने पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने से मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही होती है, प्रोविंस लेवल पे बात हो रही होती है, मतलब हम बड़े पैमाने पे बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ की समझ में बातें कर रहे होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे होते हैं कि जी मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन जो है वो आपकी इसमें आ जाती है। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इसमें आ जाती है कि आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है। तो आप ज़्यादातर जो भी बड़े पैमाने में बात कर रहे होते हैं इकोनॉमी के मुतालिक गवर्नमेंट लेवल पे या समझ लें कि प्रोविंस लेवल पे या आपके जो ये होते हैं जैसे एशिया हो गया या यूरोप हो गया या इतने लेवल पे आप बात कर रहे हैं, तो ये सारे आपके बड़े पैमाने में जब भी बात हो रही होती है तो ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो जीडीपी वगैरह भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुल्क की जीडीपी वगैरह किस तरह से जा रही है। आप कंट्री के जो टैक्स होते हैं वो भी आप इस चीज़ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपका मैंने जैसे इन्फ्लेशन वगैरह बताया, अब ये चीज़ें आइडेंटिफाई भी की जाती हैं इस चीज़ में, फिर इसके हिसाब से आपकी पॉलिसी मेकिंग भी होती है, वो भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। आप देखते हैं कि अगर आपने इन्फ्लेशन कम करनी है अपनी कंट्री में तो आप कौन से मेजर्स को लेंगे कि जिससे आप जो है अपनी जो ये चीज़ें हैं इसको लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। आप कंट्री से रिलेटेड और भी चीज़ों की आपकी जो थोड़ी बहुत किसी और कंट्री के साथ जो ट्रेड वगैरह चल रही होती है वो भी आपकी थोड़ी बहुत इसमें आ जाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ट्रेड आप किस चीज़ में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपकी जो कंट्री में बात हो रही होती है वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही बात हो रही होती है। आप इसमें लार्ज इकोनॉमी एज होल लेते हैं, ठीक है, और आप जो है बड़ी बात कर रहे होते हैं इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड रिसेशन के मुतालिक। आप रिसेशन को आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आजकल पैंडेमिक की वजह से बड़ा एक स्लम्प आया हुआ है, एक रिसेशन आया हुआ है, उसमें से कैसे निकलना है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम जो है वो उस तरह से काम करें, ठीक है। हम कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें, फर्स्ट करें एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कंट्री में अपना टैक्स रेट जो है वो हम कम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम एक पॉलिसी बना सकते हैं कि अगर हम अपना टैक्सेस कम कर देंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अपने पास पैसे उनके पास थोड़े से बचना शुरू हो जाएंगे, तो ये है कि वो चीज़ें कुछ ऐसी ख़रीदना शुरू करेंगे जो उनको जो मतलब अगर उनके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है तो वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना परचेज कर सकें, ठीक है। लेकिन जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी तो उसमें फिर ये होगा कि वो उसको परचेज कर सकेंगे। तो उससे ये है कि कुछ लोगों के बिजनेस उस तरह से फ्लरिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि अपनी इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर देते होते हैं। जब आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो उससे ये होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम करने से ये हो जाता है कि आप अपनी चीज़ को जो मतलब लोन्स वगैरह होते हैं, जो बैंक्स आपके लोन्स देते हैं, वो आपके बैंक जो हैं ज़्यादा लोन देना शुरू कर देते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों के पास होता ही है कि वो कहते हैं, ये एक जेनेरिक सी बात है कि अगर आपके पास मतलब आपके पास इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो आप कम उधार लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आपको पता चल जाए कि बैंक्स जो हैं वो अपनी चीज़ कम कर चुके हैं, अपना इंटरेस्ट रेट कम कर चुके हैं, वो सूद कम लेंगे अगर हम उनसे लोन लेंगे तो फिर ये है कि लोगों के पास जो आइडियाज़ होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं, तो वो उन लोन्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इस तरह से आप इन्फ्लेशन वगैरह कम कर देते होते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 छोटी सी एग्जाम्पल्स दे दी हैं ताकि आपको जो है वो इस चीज़ पे एक आइडिया हो जाए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है वो भी आपकी तकरीबन इसमें मैक्रो में ही आती है क्योंकि हम बड़े पैमाने पे बात कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम जाएंगे फेज 3 में। फेज 3 है आपका इकोनोमेट्रिक्स, जो कि बेसिकली आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। जो मेन कोर्स है आपका इकोनोमेट्रिक्स, इसके मुताबिक हम बात करेंगे। देखें, बात यह है कि आप जब बात कर रहे होते हैं ना मैक्रो में, तो ज़्यादातर आपके पास ग्राफ्स में ही बात हो रही होती है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपके पास एक अच्छी सी आ जाती है वहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें 2-3 बहुत ज़्यादा किस्म की नहीं आप मतलब ग्राफ्स बना सकते होते हैं, ठीक है। 1-2 ही लगा देते होते हैं, 3 कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ज़्यादा ग्राफ्स में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो इकोनोमेट्रिक्स में ये चीज़ होता है कि उसमें आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, तो सब पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी आ जाता है, ठीक है। जैसे इसमें भी है कि y = b लिखा हुआ है जिस तरह से, तो इस तरह से आप देखें कि पूरी एक इक्वेशन बनी हुई है, तो आपके इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा बातें इकट्ठी कर सकते हैं इसमें,
ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जी सिंपल इकोनॉमिक्स जो है उसमें आप जो है वो सिंपल ग्राफ वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आप इसमें आते हैं इकोनोमेट्रिक्स में तो आप ज़्यादा बड़ी पैमाने पे बात करते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल इकोनॉमिक्स में होता ही है कि आप थोड़े से लिमिटेड होते हैं, ठीक है, आप पे बड़ी लिमिटेशन आ जाती हैं, आप उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर नंबर्स में और डिजिट्स में जो है वो चीज़ें आ जाती होती हैं, और इसमें थोड़ा सा आपके पास ट्रू पिक्चर और क्लियर पिक्चर इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाती है। इकोनोमेट्रिक्स में आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें आप रिग्रेशन को डिस्कस करते हैं। सॉरी, एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि इकोनोमेट्रिक्स से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, या क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। आपने अपने कोर्स में स्टैट्स पढ़ी होगी डेफिनेटली अपनी डिग्री में, तो स्टैट्स इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। स्टैट्स की कुछ चीज़ें हैं जो इसमें काफ़ी यूज़ होती हैं। स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ आप इसमें जो यूज़ करते हैं चीज़ें वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगी, मैथ्स भी है थोड़ी सी। तो फिर उस जो हमारे पास आंसर्स आते हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है, किस तरह से उसको रिलेट करना है इकोनॉमिक्स से, तो ये सारी चीज़ें इकोनोमेट्रिक्स में आ जाएंगी। जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था चीज़ के किस तरह से आपने वो करना है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। मैंने आपको बताया कि इसमें रिग्रेशन हमने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है 2-3, वैसे तो टोटल 7 है, बट इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से लेकर चलते हैं। सबसे बेसिक जो हमने पढ़नी है, जो समझने मैंडेटरी है, वो एक लीनियर रिग्रेशन हमने डेफिनेटली पढ़नी है इंशाल्लाह, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन के बाद हमने मल्टीपल रिग्रेशन पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद हम जब इससे आगे चीज़ें लेकर चलेंगे तो उसमें हमने एक OLS मेथड पढ़ना है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, उसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जाम्पशन वगैरह भी होती हैं, हमें उसको भी फॉलो करना है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद टाइम सीरीज डेटा है, उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसको इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, और इस हिसाब से अपनी जो है वो कोर्स को लेकर चलना है। और ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम 4th फेज़ में जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। पर्सनली मुझको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बड़ी पसंद है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ज़्यादातर जो अगर आपने सही तरीके से पढ़नी है और समझनी है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना या पुअर कंट्रीज होती हैं, उनकी स्टडीज़ पढ़ के आप ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आप उन कंट्रीज़ को देख के ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कुछ चीज़ें कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, उनके आप बेहतर तरीके से 1-2 चीज़ें देख के बता सकते हैं कि वो रिच कैसे हुई हैं। लेकिन जो करंट स्टडीज़ हैं, जो आजकल के हम किस तरह से अपनी चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमें थ्योरीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हम जो है वो पुअर कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है ना वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। जो चीज़ें इस पर डिस्कस होती हैं उसमें मेन चीज़ यही होती है कि हम आइडेंटिफाई ये कर रहे होते हैं कि यार देखें कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही रिच हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं वो पुअर हैं, कुछ हैं वो मतलब डेवलपिंग हैं, मीडियोकर सी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि रिच कंट्रीज रिच होती जा रही हैं, ठीक है, या उनका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन्ड है, और जो पुअर कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर पुअर ही होती जा रही हैं, या वो भी बेचारी बुरी हालात में, या जो मीडियोकर टाइप की कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी बेचारे इस तरह से लटके रहते हैं। तो वहाँ पे ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है ना ये बड़ी काम आती है, ठीक है, कि उन कंट्रीज़ में वो चीज़ें जहाँ पे वो समझे वो पॉट होल्स हैं कि उनको फिल कराने के लिए, और जो जहाँ पे गैप्स हैं, जहाँ पे वो हर्डल्स हैं, वो उनको थोड़ी सी आइडेंटिफाई कराती हैं और उनको चीज़ें बताती है कि आप इस चीज़ को इस तरह से लेके चलें तो आप अपनी कंट्री के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो वैसे जैसे इकोनॉमी ओवरऑल जो है ना वैसे वो लोगों से ही मुतल्लिक होती है, यानी कि अगर एक बंदे की इकोनॉमी अच्छी होगी तो कंट्री की भी इकोनॉमी इस तरह से अच्छी होगी, बट वाइस वर्सा भी यही है कि अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी तो फिर बंदे की भी इकोनॉमी अच्छी होगी। जो एक इकोनॉमी है ना, अगर आप देखें जैसे जैसे कोई कंट्री जो पहले पुअर थी फिर वो बेहतर हुई, फिर बहुत रिच हुई, चाइना इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो आपने नोट किया होगा कि पुरानी ज़माने में अगर आप चले जाएं तो जो चाइना के जो हालात थे वो तो काफ़ी डाउन थे, तो वहाँ के लोग भी जो थे वो बेचारे थोड़े अजीब ही थे,
उनके पास खाने वगैरह के पैसे तो ऑब्वियसली कम ही होते थे, तो उनकी जो सिक्योरिटी थी अपनी भी, हेल्थ भी, हर चीज़ जो थी वो वीक थी। अब जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी कंट्री की भी बेहतर हुई है ना, ठीक है, और तो लोगों की भी इकोनॉमी जो है वो इस वजह से, मतलब सिक्योरिटी की वजह से देखा जाए या हेल्थ की वजह से देखा जाए, बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो वो बेहतरी की तरफ गई है, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम एक दो चीज़ें जो ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये करते हैं कि देखें, अगर आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, ठीक है, तो वो आपकी कंट्री के लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है, वो आपको बड़ा बेनिफिट दे सकती है। बट उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो जो बंदे हैं, जो नौजवान हैं ना, वो पढ़ाई के हों, यानी पढ़े लिखे हों, तेज़ हो, ठीक है, शार्प हों और काम करने वाले हों, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स हों, उनके अंदर एक मतलब वो होना चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए कि वो काम करें अच्छे से और वो अपने आउटपुट दें, ठीक है। पाकिस्तान को अगर आप साथ लेके चलें तो यस, पाकिस्तान में पोटेंशियल है। पाकिस्तान में हम यही पढ़ते हैं सर्वेज वगैरह में कि जी 60% से प्लस जो आपकी आवाम है वो भी 25 से आई गेस नीचे है, तो आपकी यूथ इतनी ज़्यादा है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में साथ साथ एक और चीज़ को भी फोकस किया जाता है, उसमें ये भी किया जाता है कि देखें, आपके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपके पास स्किल वर्कर ज़्यादा है, ठीक है, आपके पास बंदे ज़्यादा हैं काम करने वाले, मतलब जिसको कहते हैं कि पैंथर हैं। बट पॉइंट ये है कि हमें अपनी कंट्री में इनोवेशन भी चाहिए, ठीक है, हमें इस तरह के लोग चाहिए हैं जो कि बिजनेसेस वगैरह लेकर आए या बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट कराएं। उससे ये होगा कि आप इन लोगों को यूज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में बिजनेसेस ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तमाम स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे अपने आप को मतलब ले जाके काम करने के लिए अपने आप को ऑफर करेंगे कि हम काम करने के लिए रेडी हैं, और अपने आप को भी सेट करेंगे मतलब पैसों के हिसाब से, और कंपनी को भी बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो ये मतलब लाजिम है कि आपके जो है वो मतलब आपके जो कंट्री में बिजनेसेस वगैरह आएँ, ठीक है, आपके कंट्री वाले खुद भी बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट करें। तो इसी वजह से आपके जो कंपनी है वो डेवलप होगी, सॉरी जो आपकी कंट्री है वो डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास लोग ज़्यादा हैं, जिससे सब ने डिस्कस किया है। नहीं तो यही लोग जो आपके पास एक यंग ब्लड है, ये अपने आप को ज़ाया करना स्टार्ट कर देगा, कहीं और जाना स्टार्ट कर देगा उन कंट्रीज़ में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, या इस तरह से चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए समझने के ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि यस, यहाँ पे जो है आपने नए बिजनेसेस वगैरह लेकर आने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डिस्कस करनी है, और ये हमारा लास्ट फेज़ होगा इस पूरे सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में मैंने आपको ओवरऑल एक रिव्यू दे दिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस किस तरह से पढ़नी है, क्या चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और फिर उसके बाद मैक्रो को, फिर हम जाएंगे इकोनोमेट्रिक्स में, और फाइनली हम फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, कोर्स को वाइंड अप कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।